वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे आज के इस सेशन में। आज के इस सेशन में हम लोग आंसर राइटिंग के अपने उसी हिस्से को कंटिन्यू करेंगे जिसके ऊपर आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं। हम सभी लोगों को पता है कि हमने ये जो इनिशिएटिव लॉन्च किया है, इसमें आपको डेली मॉर्निंग में जो क्वेश्चंस हैं वो अवेलेबल करवा दिए जाते हैं और उसके लिए आपके पास एक टेलीग्राम ग्रुप भी अवेलेबल है जहां पर आप अपने आंसर्स को शेयर कर सकते हैं और आपके पीयर ग्रुप में जो भी बाकी के एस्पिरेंट्स हैं वो आपके आंसर्स के ऊपर एक रिव्यू भी दे सकते हैं। एट द सेम टाइम आपके लिए उन आंसर्स को अच्छी तरीके से समझने के लिए सिनॉप्सिस भी अवेलेबल होता है। बियॉन्ड दैट, इन सब चीजों के बावजूद जरूरत है प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग की। क्या आप प्रश्नों को सही तरीके से समझते हैं? क्या आप आंसर को सही तरीके से आर्टिकुलेट करते हैं? क्या आपको इस बात की समझ है कि आपका इंट्रोडक्शन किस तरीके से फ्रेम होना चाहिए और कैसे आप कंक्लूजन पे लैंड करेंगे? किस तरीके से आप क्वेश्चन में एक फ्लो मेंटेन करेंगे? किस तरीके से आप वर्ड लिमिट को फॉलो करेंगे? इन सभी चीजों को समझते हुए आंसर्स को फ्रेम करना अपने आप में एक बहुत बड़ी जरूरत होती है। शुरुआती दौर में बेशक आपके लिए एक बड़ी समस्या कंटेंट होती है, लेकिन जैसे जैसे आपका इंफॉर्मेशन लेवल इंक्रीज होता है, कंटेंट की प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है और उसके बाद समस्या होती है फ्रेमिंग की। अगर आप उस फ्रेमिंग को समझ पाए हैं तो कंटेंट की कहीं कोई कमी नहीं है। जैसे कि आपके लिए सिनॉप्सिस भी अवेलेबल है, तो कंटेंट तो अवेलेबल है। अब मामला यह है कि आप उसे कैसे फ्रेम करते हैं और कैसे सेटल डाउन करते हैं अपने आंसर को एक सर्टेन फ्लो के साथ। उन्हीं सब चीजों के बारे में आज के इस सेशन में हम विस्तार से डिस्कशन करेंगे, बातचीत करेंगे आपके उन क्वेश्चंस पर जिन्हें बेशक आपने अटेम्प्ट किया होगा। मैंने आपके ग्रुप को स्क्रॉल डाउन करते हुए आप में से कई सारे एस्पिरेंट्स के आंसर को देखा एंड आई गेट टू नो कि आप अभी भी क्वेश्चन की सही डिमांड तक नहीं पहुंच रहे हैं। आप सही तरीके से क्वेश्चन को समझ नहीं रहे हैं और कीवर्ड्स के ऊपर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं जो क्वेश्चन में हैं। तो आइए इसी के साथ चर्चा करेंगे और मैं आपको बताता हूं कि आप किस तरीके से रेशियो मेंटेन करके हिसाब लगा के अपना जो आंसर है उसको फ्रेम कर सकते हैं। मेरे पास यहां पर एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है जिसके साथ मैं शुरुआत करने वाला हूं एंड दैट इज एनालाइज द रोल ऑफ फोक एंड ट्राइबल आर्ट इन द प्रिजर्विंग इंडियाज कल्चरल हेरिटेज। हाउ डू दीज आर्ट फॉर्म्स कंट्रीब्यूट टू कंटेम्परेरी इंडियन सोसाइटी। अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन 10 मार्कर है और यहां पर इसके दो हिस्से हैं। क्वेश्चन में अगर 10 मार्कर में दो हिस्से हैं तो फिर बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि आपके पास वर्ड लिमिट कम है। इसमें आपको इंट्रोडक्शन फ्रेम करना है, कंक्लूजन पे जाना है और आपको अपने आंसर में दो हिस्से भी फ्रेम करने हैं। जब आप दो हिस्से फ्रेम करते हैं तो बहुत ही स्ट्रिक्ट वर्ड लिमिट के साथ आप मैक्सिमम 4 एंड 4 पॉइंट्स बना पाते हैं। इससे ज्यादा पॉइंट्स बनाने का मौका आपको नहीं मिल पाता है। पहले हिस्से में तो आपको यह बताना होगा कि किस तरीके से कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व कर रहा है हमारा फोक और ट्राइबल आर्ट, और दूसरे हिस्से में आपको बताना होगा कि ये कैसे सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब इसके पहले कि मैं इन आंसर्स पर जाऊं, मैं आपको एक मैथमेटिक्स बताता हूं। आइए बात करते हैं मैथमेटिक्स ऑफ आंसर राइटिंग के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको आंसर राइटिंग की मैथमेटिक्स बता देता हूं ताकि हमें फिर यहां पर प्रॉपर इन आंसर्स को फ्रेम करने में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो चलिए, बहुत ही यूनिक लगेगा आपको ये मैथमेटिक्स ऑफ आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग की मैथमेटिक्स को एक दफा समझ लीजिए, फिर उन क्वेश्चंस को समझना बहुत आसान हो जाएगा और उसी के बेसिस पर हम आगे बढ़ेंगे। हिस्ट्री की आंसर राइटिंग कुछ बाकी के सब्जेक्ट से थोड़ी सी डिफरेंट होगी, थोड़ी सी अलग होगी। बहुत ज्यादा तो आई वोंट से, क्योंकि कुछ चीजों में आपको एक कनेक्टिविटी तो देखने को मिलती ही है। अगर आपके पास 150 वर्ड्स हैं किसी भी आंसर को फ्रेम करने के लिए, अगर आपके पास जस्ट 150 वर्ड्स हैं किसी भी आंसर को फ्रेम करने के लिए, तो हम सभी को पता है कि एक जो मॉडल हम फॉलो करते हैं दैट इज इंट्रोडक्शन, बॉडी पार्ट एंड कंक्लूजन, जिसे हम आईबीसी कहते हैं। आईबीसी का ये जो फॉर्मूला होता है, इसमें आपके पास 30 वर्ड्स होते हैं इंट्रोडक्शन के लिए और 30 वर्ड्स होते हैं कंक्लूजन के लिए, और यहां पर आपके पास आते हैं 90 वर्ड्स आपके बॉडी पार्ट के लिए। अगर आप 90 वर्ड्स बॉडी पार्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं तो आप ध्यान दीजिए कि आपके पास स्कोप है 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि आप 15 वर्ड्स के 6 पॉइंटर्स बना सकते हैं। आपके पास 15 वर्ड के 6 पॉइंट्स बनाने का मौका होता है आपके बॉडी पार्ट में। ठीक है, और ये बहुत ही स्ट्रिक्ट वर्ड प्लान है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं अपने आंसर को लिखने के लिए। इन जनरल आप एक लाइन में, डिपेंड्स कि आप कैसे वर्ड्स लिखते हैं, कितना स्पेसिंग करते हैं। इन जनरल मैंने एस्पिरेंट्स को देखा है कि वो 6 वर्ड्स लिख देते हैं अपनी एक लाइन में, यानी कि इस लिहाज से आपको 2.5 लाइंस लिखने का मौका मिलता है।
आपका एक पॉइंट 2.5 लाइन का होता है, 2.5 लाइन का। अब यहां पर आप समझिए कि अगर क्वेश्चन में एक हिस्सा है तो आप 15 वर्ड्स के 6 लाइंस यानी कि 6 पॉइंटर्स क्रिएट कर सकते हैं, और अगर आप इसे 5 पॉइंटर्स में लेके चले जाएं तो फिर आपके लिए काफी आसानी और सहूलियत हो जाती है, क्योंकि फिर आपको 18-17 वर्ड्स मिल जाते हैं एक पॉइंट बनाने के लिए। लेकिन अगर यहीं पर आपके क्वेश्चन में 2 हिस्से आ गए तो मामला बहुत मुश्किल हो जाता है। मुश्किल इस पर्सपेक्टिव से हो जाता है, फिर आपको यहां पर अपने वर्ड्स को काटना पड़ेगा। मतलब आप इंट्रोडक्शन 30 की बजाय 25 वर्ड का बनाइए, यहां पर भी आप 30 की बजाय 25 वर्ड का बनाइए। यहां पर आपको 10 वर्ड एडिशनल मिलेंगे, और यहां पर फिर आप 12-13 वर्ड्स में समेट के 4-4 वर्ड्स में अपने 2 हिस्से कंप्लीट करिए। इट सिंपली मींस कि आपके पास बहुत कुछ लिखने का मौका नहीं है। इससे एक हिसाब तो क्लियर हो गया कि प्रॉब्लम इज नॉट अबाउट द कंटेंट, क्योंकि इतना रॉ कंटेंट तो आपके पास इतना कुछ पढ़ने के बाद होता ही है कि आप अपना आंसर बना ले जाएं। असल मामला यह है कि आप इस वर्ड लिमिट को फॉलो कैसे करेंगे, और ज्यादातर एस्पिरेंट्स इस वर्ड लिमिट को मिस करते हैं, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाते कि उनके जो बॉडी पार्ट का हिस्सा है वो कैसे मैनेज होगा उनकी वर्ड लिमिट की सेटिंग के साथ। अब यहां पर देखिए एक बहुत ही छोटी सी चीज को आपको ध्यान में रखना होगा कि जब आप, ये तो चलिए ये तो सिंपल सी मैथमेटिक्स हो गई जिसके बारे में हमने बात कर ली। हम आपके क्वेश्चंस पे चलते हैं, और क्वेश्चंस के बेसिस पर मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं बिफोर स्टार्टिंग द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहां पर जब भी आपके सामने एक प्रश्न होता है, जैसे ये क्वेश्चन हमारे सामने है, एनालाइज द रोल ऑफ फोक एंड ट्राइबल आर्ट। पहले क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा समय ले रहा हूं बिकॉज मुझे कुछ फंडामेंटल्स एंड बेसिक्स बताने हैं एज फार एज द हिस्ट्री इज कंसर्न, और उसके बाद की जो बाकी के आंसर्स हैं हम उन पे चर्चा करेंगे कि आप उनकी फ्रेमिंग कैसे करेंगे। तो हम उस समय फ्रेमिंग पे चर्चा करेंगे, अभी कुछ फंडामेंटल्स पे भी बात कर लेते हैं। मैंने आपको आंसर्स राइटिंग की मैथमेटिक्स बता दी, अब इस मैथमेटिक्स को सेटल डाउन कैसे करें मैं उसके बारे में भी बता देता हूं। जैसे कि इस मैथमेटिक्स में अगर आपके पास 15 वर्ड्स हैं, अगर आपके पास 15 वर्ड्स हैं, तो 15 वर्ड्स में मैंने आपको कहा कि 2.5 लाइंस आपको लिखने का मौका मिलेगा। इसमें एक सिंपल सा फॉर्मूला बनता है कि 1.5 लाइंस में आप क्या करें कि अपना आर्गुमेंट दीजिए, 1.5 लाइन में अपना आर्गुमेंट दीजिए, और एक लाइन में आप अपने आर्गुमेंट को जस्टिफाई करिए। ये फॉर्मूला वर्क करेगा यहां पे। मतलब कि आपके पास एक पॉइंटर के लिए 2.5 लाइंस हैं, जिसमें से 1.5 लाइन में आप अपनी बात कहिए और एक लाइन में अपनी बात को जस्टिफाई करिए। अब आपके मन में बड़ी जद्दोजहद हो गई होगी कि हाउ इज इट पॉसिबल, इतने कम शब्दों में कैसे अपनी बातों को कहा जाए और कैसे उस बात को जस्टिफाई किया जाए। ये कंटेंट के कॉम्पैक्ट क्रिएशन पे डिपेंड करेगा और आपकी डिलीवरी पे क्रिएट करेगा कि आप कैसे सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं। आपने ये आर्ट सीख ली तो आंसर राइटिंग बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी। आपने बॉलीवुड का वो गाना सुना है क्या, बड़ा ही प्यारा सा गाना है, थोड़ा दुख भरा है, आपको आपकी पुरानी यादें आ सकती हैं सामने, बट गाना बड़ा अच्छा है। और वो गाना क्या है कि शीशे का था दिल मेरा, पत्थर का जमाना था, दिल टूट गया। ध्यान दीजिए, बहुत ही कम लेटर्स हैं, बहुत ही कम वर्ड्स हैं इस पूरी लाइन में कि शीशे का था दिल मेरा, पत्थर का जमाना था और दिल टूट गया। लेकिन आप समझिए कि इतने शब्दों में पूरी कहानी बताई गई है कि दिल भी शीशे का था, पत्थर भी जमाना भी पत्थर का था और दिल टूट भी गया। तो कॉज इफेक्ट रिजल्ट सब बता दिया गया है बहुत ही कम शब्दों में। बिल्कुल वैसे ही जैसे ये लाइन कही गई है इस गाने में, बिल्कुल वैसे ही आपको अपने सेंटेंसेस को फ्रेम करना होता है कम शब्दों में अपनी पूरी बातों को कहने के लिए। अब ये तो बात हो गई मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स में आप कैसे फ्रेम करते हैं अपने आंसर्स को और कैसे आप अपनी जो वर्ड लिमिट है उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। ऑफ कोर्स आइडियली फॉलो करना मुश्किल है, बट कोशिश तो की जा सकती है ना, और हम कोशिश करते हैं। थोड़ा बहुत अप एंड डाउन चलता है, तो इतना कोई एकदम मैथमेटिक्स फॉलो नहीं करनी होती, ये ह्यूमैनिटीज है। ठीक है, चलो इतनी बातें जब हम समझ लेते हैं तो मन में एक सवाल आता है कि इंट्रोडक्शन हिस्ट्री का कैसे फ्रेम करें। जैसे कि हम एक फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट इज आईबीसी। आईबीसी का फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। आई गोज फॉर इंट्रोडक्शन, आई गोज फॉर इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन हम हिस्ट्री में फ्रेम कैसे करें। बी गोज फॉर बॉडी पार्ट, तो हम इस बॉडी पार्ट को कैसे मैनेज करें। एंड सी गोज फॉर कंक्लूजन, तो हम इस कंक्लूजन का क्या करें। अगर आप इस फ्रेमवर्क में जा रहे हैं तो लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली कि आपको इंट्रोडक्शन फ्रेम करते वक्त सबसे पहले आपके क्वेश्चन में ट्रेस करना होगा सेंट्रल थीम को। आपको ट्रेस करना होगा अपनी सेंट्रल थीम। अब आपके मन में सवाल होगा कि ये सेंट्रल थीम आखिर है क्या। सेंट्रल थीम आपके क्वेश्चन का वो कीवर्ड है जो डायरेक्टली आपसे पूछा तो नहीं गया, लेकिन आपका आंसर उसी कीवर्ड के चारों ओर रिवॉल्व करेगा। मतलब आप अपने क्वेश्चन को पढ़ते वक्त सबसे पहले एक ऐसा कीवर्ड ढूंढेंगे जो आपसे पूछा ही नहीं गया है, और वही है सेंट्रल थीम। मतलब कि समथिंग दैट हैज नॉट बीन आस्क्ड, समथिंग
नॉट बीइंग आस्क्ड, जो आपसे पूछा ही नहीं जा रहा। आपके क्वेश्चन का वो हिस्सा जो आपसे पूछा ही नहीं जा रहा, उसे सेंट्रल थीम कहा जाता है। सेंट्रल थीम के ऊपर ही हम अपना इंट्रोडक्शन फ्रेम करते हैं। सेंट्रल थीम के ऊपर आप अपना इंट्रोडक्शन फ्रेम करेंगे और सेंट्रल थीम को आप आइडेंटिफाई करेंगे अपने मेन क्वेश्चन के साथ। बॉडी पार्ट में आप आंसर करते हैं अपनी मेन क्वेश्चन को। आपके क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट चीज होती है जो आपसे पूछी जाती है, उसे कहा जाता है मेन क्वेश्चन। तो सेंट्रल थीम के ऊपर आप अपना इंट्रोडक्शन फ्रेम करते हैं और सेंट्रल थीम से अपने क्वेश्चन को लैंड करवाते हैं मेन क्वेश्चन की ओर, और मेन क्वेश्चन को बताने के बाद आप फॉरवर्ड लुकिंग एक इंट्रोडक्शन दे देते हैं। फॉरवर्ड लुकिंग, फॉरवर्ड लुकिंग का सीधा सा मतलब है कि आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ, या फिर कोई भी आप सिग्निफिकेंस बता दीजिए। अगर क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है तो, पूछा गया है तो बॉडी पार्ट में चला जाएगा, या आप उसका एक अल्टीमेट आउटकम बता दीजिए, आप उसका एक अल्टीमेट आउटकम बता दीजिए, या फिर आप कोई बिग पिक्चर पोर्ट्रे करिए, मतलब एक बड़ी पिक्चर दिखाइए, कोई भी बिग पिक्चर पोर्ट्रे करिए अपने कंक्लूजन में, कोई भी बिग पिक्चर पोर्ट्रे करिए अपने कंक्लूजन में। तो सीधा सा हिसाब है, इंट्रोडक्शन अगर आपको बनाना है तो आप अपने क्वेश्चन में सबसे पहले अपनी सेंट्रल थीम को आइडेंटिफाई करिए। वो सेंट्रल थीम जो आपके सामने है वो कोई भी एक ऐसा कीवर्ड है जो आपसे पूछा ही नहीं गया है, आपको उसी शब्द को चुनना है और उसके बाद आपको उस सेंट्रल थीम के ऊपर अपना इंट्रोडक्शन फ्रेम कर देना है। अब मामला यह है कि सेंट्रल थीम मुझको मिल गई, अब मैं क्या करूं? सेंट्रल थीम जैसे ही आपको मिलती है, आपके पास होते हैं कई सारे अल्टरनेटिव्स, जैसे कि आप उस सेंट्रल थीम का कॉन्टेक्स्ट बताइए, या आप उस सेंट्रल थीम का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ट्रेस करिए। अगर आप हिस्ट्री में हैं तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को ट्रेस करना बड़ा आसान होता है, आप उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ट्रेस कर लीजिए। आपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ट्रेस कर लिया या कॉन्टेक्स्ट बता दिया, या आप उसे डिफाइन कर दीजिए। अगर वो कीवर्ड जो है वो काफी खास है, बहुत जनरल नहीं है, तो आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। आप उसके बारे में कोई स्ट्राइकिंग ऑब्जर्वेशन या कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन बताइए, कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं क्लासिकल डांस की, तो आप बता दीजिए कि जो सिंपली कि कितने क्लासिकल डांसेस आपके पास अवेलेबल हैं, आप उनकी लिस्टिंग कर सकते हैं, तो स्पेसिफिक कोई इंफॉर्मेशन बता दीजिए। या फिर आप उस सेंट्रल थीम के बारे में कोई भी कैची लाइन लिखिए, कैची लाइन, कुछ भी ऐसा जो आपके एग्जामिनर को अट्रैक्ट कर सके। क्योंकि देखिए ये हिस्ट्री है तो यहाँ पे करंट अफेयर्स और डेटा फिगर्स की प्रोबेबिलिटी बहुत कम बनती है। आप दूसरे सब्जेक्ट्स में जाते हैं तो आपके पास कोई भी न्यूज आर्टिकल आपके काम का है जिससे आपका सेंटेंस जो है इंट्रोडक्शन फ्रेम हो जाता है, कोई आप डेटा दे सकते हो, फिगर दे सकते हो, कोई रिपोर्ट कोट कर सकते हो। ये सारे ऑप्शंस आपके पास बाकी के सब्जेक्ट्स में अवेलेबल होते हैं, हिस्ट्री में अवेलेबल नहीं होते। तो हिस्ट्री में आप कॉन्टेक्स्ट बता दो, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता दो, डिफाइन कर दो, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दे दो, कोई कैची लाइन लिख दो, या फिर आप किसी हिस्टोरियन का ऑब्जर्वेशन बता दो, आप किसी हिस्टोरियन का ऑब्जर्वेशन बता दो जो बहुत पॉपुलर हो, जीएस की बात कर रहे हैं तो ऑब्जर्वेशन ऑफ हिस्टोरियन। और कई दफा तो हम हिस्टोरियन का ऑब्जर्वेशन बताते वक्त उनको नाम भी नहीं उनको मेंशन करते, एक जनरल टर्म्स में उस बात को दूसरी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर देते हैं। ये करके आप अपना इंट्रोडक्शन फ्रेम करिए, सेंट्रल थीम के ऊपर लैंड करके मेन क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन का वो हिस्सा जो एग्जैक्टली आपसे पूछा गया, और फिर फॉरवर्ड लुकिंग कंक्लूजन डाल के फुर्सत हो जाइए। अब जो चीजें मैंने आपको यहाँ पे बताई, मैंने आपको मैथमेटिक्स बता दी और मैंने आपको हिस्ट्री के आंसर्स की फ्रेमिंग बता दी। इन दोनों चीजों को कवर कर लेने के बाद मैंने आपको प्रॉपर मैथमेटिक्स बता दी है और फ्रेमिंग बता दी है, बहुत ही कम समय लेते हुए। और जब हमने इतनी बातें कर ली हैं तो अब मैं चलता हूं उस क्वेश्चन पे जो हमारा पहला सवाल है, और उसी सवाल पर आपको यहां पर लैंड करवाता हूं। तो देखिए आप इस क्वेश्चन पे आइए। जब आप क्वेश्चन पे आते हैं तो आपसे पूछा गया है रोल ऑफ फोक आर्ट एंड ट्राइबल आर्ट। तो यहां पे दो चीजें हैं, फोक आर्ट और ट्राइबल आर्ट, और आपसे पूछा क्या जा रहा है कि ये कैसे हमारे कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व कर रहे हैं। अब मुझे चाहिए अपनी सेंट्रल थीम, मुझे चाहिए एक ऐसा कीवर्ड जो कि मुझसे पूछा ही नहीं गया है। मुझसे क्या ये पूछा गया है क्या कि फोक आर्ट या ट्राइबल आर्ट क्या होती है, या वो कैसे खास होते हैं? क्या मुझसे ये पूछा गया है क्या? बिल्कुल नहीं। चूंकि ये मुझसे नहीं पूछा गया है तो ये बात साफ हो जाती है कि मेरे पास एक बहुत ही सिंपल सा ऑप्शन बनता है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं तो मेरे लिए सेंट्रल थीम क्या है? मेरे लिए सेंट्रल थीम क्या है? सेंट्रल थीम है फोक आर्ट या ट्राइबल आर्ट। फोक आर्ट या ट्राइबल आर्ट, ये मेरी सेंट्रल थीम है, दैट इज माई सेंट्रल थीम। और अगर मैं मेन क्वेश्चन पे जाता हूं
अगर मैं मेन क्वेश्चन पे जाता हूं जिस पर हमेशा मेरा बॉडी पार्ट बनता है, मेन क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है जिस पर मेरा बॉडी पार्ट बनता है, तो अगर आप मेन क्वेश्चन पे जाओगे तो आपसे पूछा गया है कि ये कैसे, यहां पर दो बातें आपसे फंडामेंटली पूछी गई हैं। एक तो हाउ आर दे प्रिजर्विंग कल्चरल हेरिटेज, ये कैसे हमारे कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व कर रहे हैं, प्रिजर्विंग कल्चरल हेरिटेज। और दूसरी बात, हमें अल्टीमेटली इसका कंट्रीब्यूशन या सिग्निफिकेंस पोर्ट्रे करना है, सिंपली हमें देखना है इनका कंट्रीब्यूशन। तो जो दूसरा एलिमेंट हमसे यहां पे पूछा गया है बॉडी पार्ट में, दैट इज कंट्रीब्यूशन, दैट इज कंट्रीब्यूशन। तो ये दो बातें आपको बतानी है और उसके बाद आपको कंक्लूजन पे आ जाना है, उसके बाद आपको सिंपली लैंड कर जाना है कंक्लूजन पे, और कंक्लूजन पे आपको मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करनी है, ठीक है। तो अब यहां पे देखिए, आप सबसे अच्छा तरीका क्या है कि फोक आर्ट और ट्राइबल आर्ट एग्जैक्टली क्या होता है उसे डिफाइन कर दो, ठीक है, क्योंकि इस बारे में थोड़ी सी कंफ्यूजन रहेगी। अगर आपने फोक आर्ट और ट्राइबल आर्ट को डिफाइन कर दिया ना, तो आप ये ओरिएंटेशन दे दोगे कि आखिर आप क्या लिखने वाले हो अपने आंसर में, ठीक है। या आप इनका कनेक्शन भी बता सकते हो कल्चरल हेरिटेज के साथ, आप चाहो तो इनका कनेक्शन बता दो, ठीक है, कि आप फोक आर्ट को एक्चुअली में कनेक्ट कर दो कल्चरल हेरिटेज के साथ। तो आप ये बता सकते हो कि फोक आर्ट या ट्राइबल आर्ट जो होता है वो एक्चुअली में किसी भी कम्युनिटी की आइडेंटिटी को पोर्ट्रे करता है, वो कैसे रहते हैं, उनकी क्या लाइफस्टाइल है, उनकी क्या प्रैक्टिसेस हैं, उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और वो उनकी लाइफ के जो एलिमेंट्स हैं, जो आर्ट है वो उनकी लाइफ के एलिमेंट में उनकी जो लिविंग स्टाइल है उसकी सिग्निफिकेंस को विजिबली हमारे सामने रखता है। जो आर्ट है वो कल्चर के साथ बहुत ही इंट्रिकेट तरीके से कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो आप सिंपली फोक आर्ट को डिफाइन कर सकते हो, जिसकी डेफिनेशन आपको यहां पर भी मिल जाएगी। सिंपल आप एक डेफिनेशन दे सकते हो, जैसे कि फोक और ट्राइबल आर्ट एक वाइब्रेंट एक्सप्रेशन है, वाइब्रेंट एक्सप्रेशन है जो कि कंट्री के डाइवर्स कल्चरल हेरिटेज को पोर्ट्रे करता है। ये किसी भी कम्युनिटी के ट्रेडिशन या फिर कम्युनिटी प्रैक्टिसेस के ऊपर डिपेंडेंट है। ऑफ कोर्स आप इतना नहीं लिख पाओगे, बहुत ही सिंपल सी बात मैं बता रहा हूं, ये एक सिनॉप्सिस है और सिनॉप्सिस इज नॉट एन आंसर। सिनॉप्सिस कंटेंट होता है, वो आंसर नहीं होता है, हमेशा उसे दिमाग में रखिए। वो आपको गाइडलाइंस देता है, कंटेंट देता है, फ्रेमिंग आपकी अपनी होनी चाहिए। तो आप यहां पे सिंपली ये बता दो कि फोक या ट्राइबल आर्ट वाइब्रेंट एक्सप्रेशन होता है किसी भी कम्युनिटी का, और वो जो एक्सप्रेशन होता है वो उनके विजुअल या फिर प्रैक्टिकल नैरेटिव्स में बसा होता है। मतलब आर्ट तो देखो कई तरीके की होती है, विजुअल आर्ट होती है या फिर प्रैक्टिकल आर्ट भी आपके सामने अवेलेबल होती है, ठीक है। तो यहां पर देखिए, जब आप फोक आर्ट की बेसिकली बात कर रहे हैं, फोक आर्ट या फोक ट्रेडिशन की बात कर रहे हैं, फोक या ट्राइबल आर्ट की बात कर रहे हैं, तो यहां पर आप आर्ट के एलिमेंट को कैटर कर लो और फिर कल्चर के एलिमेंट को कैटर करके अपना आंसर फ्रेम कर लो। तो आप इंट्रोडक्शन में बता दो कि हाँ, फोक और ट्राइबल आर्ट एक वाइब्रेंट एक्सप्रेशन होता है किसी भी कंट्री के डाइवर्स कल्चरल हेरिटेज के लिए, ठीक है, और ये उस कंट्री के कल्चर में रिफ्लेक्ट होता है या ये इंपैक्ट करता है। यहां पे आप सीधा ऐड कर दो, इट डायरेक्टली impacts and gets expression, और ये एक्सप्रेस भी होता है इन कल्चर। हो गया, बात खत्म, बात खत्म, ठीक है, ठीक है। तो आप सिंपल सा एक इंट्रोडक्शन फ्रेम करो और कम से कम शब्दों का इस्तेमाल करो। एक आप सिंपल सा इंट्रोडक्शन फ्रेम करते हुए कम से कम शब्दों का इस्तेमाल कर लो। इट इज लाइक कि जो ट्राइबल आर्ट है, ट्राइबल या फोक आर्ट वाइब्रेंट एक्सप्रेशन है, वाइब्रेंट एक्सप्रेशन है किसी भी कम्युनिटी के लिए, वाइब्रेंट एक्सप्रेशन है किसी भी कम्युनिटी के लिए, और ये रिप्रेजेंट होता है या फिर ये रिप्रेजेंट होता है या विजिबल होता है उस कम्युनिटी के कल्चर में, उस कम्युनिटी के कल्चर में, ठीक है। अब यहां पर आप देखो, यहां पर आप देखो
ये तो आपने एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन दे दिया जो कि आपने फोक आर्ट या ट्राइबल आर्ट पे दे दिया। अब आपको पहला हिस्सा एड्रेस करना है कि ये कैसे कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करता है। अगर आपको पहले हिस्से को, क्वेश्चन 1 को एड्रेस करना है कि ये कैसे, यहां पर है आपका फोक या ट्राइबल आर्ट, फोक या ट्राइबल आर्ट, और यहां पर है कल्चर या कल्चरल हेरिटेज। अब आपको इनके बीच का कनेक्शन अपने आंसर में बता देना है मैक्सिमम 4 पॉइंट में। 4 पॉइंट पकड़िए और अपना जो पॉइंट है उसे प्रेजेंट कर दीजिए। अब आपको पता होना चाहिए कि फोक आर्ट में एक्चुअली में क्या आता है या ट्राइबल आर्ट में एक्चुअली में क्या आता है। आपको इसमें पेंटिंग्स मिल जाएंगी, पेंटिंग, आपको इसमें मिल जाएगा डांस, फोक डांस आप या ट्राइबल डांस, आपको मिल जाएगा फोक म्यूजिक, आपको मिल जाएगा फोक थिएटर। ये सब आपके फोक आर्ट का फॉर्म बन जाएंगे, ठीक है। या आर्किट कोई फोक मतलब लोकल आर्किटेक्चरल प्रैक्टिस है तो वो भी इसका हिस्सा बन जाएगी। तो देखो आर्ट में केवल पेंटिंग नहीं आता। मैं कुछ बच्चों के आंसर देख रहा था, दे वर मच फोकस्ड ऑन पेंटिंग। आर्ट इज नॉट जस्ट अबाउट पेंटिंग। आर्ट एंड कल्चर आपके सब्जेक्ट का नाम है ना, तो आर्ट में केवल पेंटिंग थोड़ी आती है। आर्ट में डांस भी आता है, म्यूजिक भी आता है, थिएटर भी आता है और आर्किटेक्चरल स्टाइल्स भी आती है ना, सब आर्ट का ही फॉर्म है। दीज आर ऑल पार्ट ऑफ आर्ट। टेंजिबल आर्ट और इंटेंजिबल मतलब टेंजिबल और इंटेंजिबल आर्ट्स आपने पढ़ा होगा। तो यहां पर आप केवल पेंटिंग के ऊपर क्यों फोकस कर रहे हैं। आप चारों एलिमेंट्स को पकड़ लीजिए, एक दो एलिमेंट्स आप और कैटर कर सकते हैं तो उनको भी कैटर करिए। अब आप यहां पर आइए कल्चर में, और आप ध्यान दीजिए कि कल्चर में क्या क्या इंक्लूड होता है और ये कैसे इसको इंपैक्ट कर रहा है, ये कैसे इसको एक्सप्रेस करता है, कैसे प्रिजर्व करने में मदद करता है। तो जो कल्चर है उसमें आपको सबसे पहले क्या मिलेगा। कल्चर में आपको सबसे पहले मिलता है लाइफस्टाइल, लोग कैसे, या लिविंग प्रैक्टिस, लोग कैसे रहते हैं, ठीक है। लिविंग प्रैक्टिस आपके कल्चर का हिस्सा हो जाएगी। उनका रिलीजन, उनका फूड, उनका क्लोथ, उनके फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, उनके फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, उनकी कम्युनिटी लाइफ, उनकी कम्युनिटी लाइफ, ये सब कल्चर का पार्ट है। तो यहां पर आपको पता होना चाहिए कि फोक आर्ट क्या है और आपको पता होना चाहिए कि कल्चरल हेरिटेज में क्या एलिमेंट्स आते हैं। बस आपको अपने पॉइंट्स में इन्हीं चीजों को कनेक्ट कर देना है और आपको कुछ नहीं लिखना है। अगर आप इन चीजों को यहां पे कनेक्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप सीधे सीधे अपने पॉइंटर्स बना लीजिए ना। इसमें क्या, जैसे कि मैं कह रहा हूं कि ये कल्चरल कॉन्टिन्यूटी मेंटेन कर रहे हैं। चलिए मैं जैसे सिंपल पॉइंट बताता हूं। पहला पॉइंट ये है कि ये कल्चरल कॉन्टिन्यूटी मेंटेन करते हैं। और अगर आप कल्चरल कॉन्टिन्यूटी की बात कर रहे हो तो यहां पर आप कोई भी एक एग्जाम्पल दे सकते हो ना। जैसे कि आप केवल वर्ली पेंटिंग का ही एग्जाम्पल क्यों दे रहे हो। चलो आपने वर्ली पेंटिंग का एग्जाम्पल दे दिया कि हाँ जो फोक आर्ट्स होते हैं वो कल्चरल कॉन्टिन्यूटी को मेंटेन करते हैं। इट इज नॉट जस्ट अबाउट वर्ली पेंटिंग। अगर आप देखो तो अगर आप कॉन्टिन्यूटी की बात कर रहे हो तो आप छाऊ डांस का भी एग्जाम्पल ले सकते हो। यहां पर आप छाऊ डांस का भी एग्जाम्पल ले सकते हो जो कि उनके रिलीजियस और कल्चरल प्रैक्टिसेस को या हिंदू एपिक्स और ट्राइबल ट्रेडिशंस को ये पोर्ट्रे करता है। ये हिंदू एपिक की कहानियां, स्टोरीज को पोर्ट्रे करता है, प्लस ये ट्राइबल ट्रेडिशन भी दिखाता है। तो ये तो दोनों काम कर रहा है। तो मैं कह रहा हूं कि अगर आपको कल्चरल कंटिन्यूटी के बारे में बात करनी है, व्हाई जस्ट अबाउट वर्ली पेंटिंग, व्हाई जस्ट नॉट अबाउट छाऊ डांस। तो छाऊ डांस भी तो आर्ट का ही एक फॉर्म है ना। तो एक तो आपने देख लिया कि हाँ ये कल्चरल कंटिन्यूटी को मेंटेन कर रहा है, तो यहां पे आप वर्ली पेंटिंग का एग्जांपल दे दो या छाऊ डांस का एग्जांपल दे दो। इसके अलावा अगर आप बात कर रहे हो कि ये उनका जो लिविंग स्टाइल है या उनकी जो कम्युनिटी लाइफ है उसको, या जो उनकी कम्युनिटी लाइफ में इंपॉर्टेंट एलिमेंट है उनको पोर्ट्रे करता है, जैसे सोशल स्ट्रक्चर को दिखाता है, ये उनके सोशल स्ट्रक्चर को दिखाता है। तो अगर आपको इनके सोशल स्ट्रक्चर पर जाना है तो आप केवल उस पर क्यों कॉन्सेंट्रेटेड हैं। आप मतलब एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल ले सकते हैं फंडामेंटली गिद्धा का। गिद्धा, गिद्धा जो पंजाब में होता है ना, गिद्धा, गिद्धा पंजाब में। अब ये विमेन परफॉर्म करती हैं, विमेन परफॉर्म बाय मेनली परफॉर्म बाय विमेन।
मेनली परफॉर्म बाय विमेन। तो जो विमेन का इन्वॉल्वमेंट है कल्चरल लाइफ में, वो यहां पे पता चलता है किसका, सोशल स्ट्रक्चर में गिद्धा से। ठीक है, तो ऐसे ही आप 4-5 एलिमेंट्स यहां पर ट्रेस करिए कि आपने सोशल स्ट्रक्चर में उनका एक कनेक्शन बता दिया। जैसे सिंपल आपसे सवाल पूछा गया है कि ट्राइबल कैसे ये इंडियन कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व कर रहा है, तो अगर ये कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व कर रहा है तो आप सिंपली कल्चरल हेरिटेज को पकड़िए। कल्चरल हेरिटेज को पकड़ने का मतलब यह है कि आप एक सिंपल सा मामला बनाइए कल्चरल हेरिटेज का, कल्चरल हेरिटेज का मामला बनाइए। कल्चरल हेरिटेज में पकड़िए रिलीजन को और बता दीजिए कोई भी फोक डांस, म्यूजिक, थिएटर जो रिलीजन को प्रिजर्व कर रहा है। आप सोशल स्ट्रक्चर की बात कर लीजिए, सोशल स्ट्रक्चर में देख लीजिए कि कौन सा ऐसा म्यूजिक या डांस है जो सोशल स्ट्रक्चर की बात कर रहा है। फेयर या फेस्टिवल की बात कर लीजिए, आप देखिए तो बिहू जो फेस्टिवल होता है उसके लिए बिहू डांस परफॉर्म किया जाता है, तो फेयर या फेस्टिवल की बात कर लीजिए। आप आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन की बात कर लीजिए, और इसमें आप कुछ पेंटिंग्स को मेंशन कर दीजिए, इसमें आप कुछ पेंटिंग्स को मेंशन कर दीजिए। ठीक है, इसके अलावा आप ड्रेस और फूड की बात कर लीजिए और इसमें किसी फोक आर्ट या फोक ट्रेडिशन को मेंशन कर दीजिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें जब आप यहां पे मेंशन कर देते हैं 4 एलिमेंट में, तो आप 1.5 से 2 लाइन में अपनी बात कह के फुर्सत हो जाइए। और इसके बाद आपके आंसर का सेकंड पार्ट जाता है। सेकंड पार्ट पर आप पहुंचिए कि एक कॉन्टेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी में कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो जब आपको कॉन्टेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी में इसका कंट्रीब्यूशन ट्रेस करना है तो आपके लिए बहुत ही सिंपल सा ऑप्शन है, आप सीधा की पकड़िए। जब तक आपके दिमाग में की नहीं आएगा आप अपना आंसर फ्रेम नहीं कर पाएंगे। तो की आपको पकड़ना है, तो अगर आपको सीधा सा कंट्रीब्यूशन ट्रेस करना है, अगर आपको सीधा कंट्रीब्यूशन ट्रेस करना है तो कंट्रीब्यूशन इन सोसाइटी देखिए, कंट्रीब्यूशन इन इकोनॉमी देखिए, कंट्रीब्यूशन इन आपने सोसाइटी देख लिया, आपने इकोनॉमी में उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसको देख लिया, इकोनॉमिक अफेयर आप यहां पे टूरिज्म देख लीजिए, आप यहां पे एनवायरमेंट देख लीजिए। ठीक है, सोसाइटी, इकोनॉमी, टूरिज्म, एजुकेशन देख लीजिए या कम्युनिटी लाइफ देख लीजिए। एजुकेशन देख लीजिए और कम्युनिटी लाइफ देख लीजिए। उनके फोक आर्ट इसमें कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बस इस पर एक एक पॉइंट बनाइए और ये पॉइंट्स आपके पास अवेलेबल हैं। ऐसे ही 4-5 पॉइंट में आप इनको मेंशन कर दीजिए और आपका काम यहां पर हो जाएगा। जैसे कि हमने यहां पर देखा, अगर आप कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो कंट्रीब्यूशन में ये उनको एक, ठीक है, सिग्निफिकेंस की जब आप बात करते हैं तो एक तो रिलीजियस और रिचुअल सिग्निफिकेंस है, मधुबनी पेंटिंग की यहां पे बात कर दी गई है, तो सिग्निफिकेंस की चलिए यहां पे बात हो गई। अगर आप कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं फंडामेंटली, तो ये उनको इकोनॉमिकली अपलिफ्ट करता है, उनकी जो ट्राइबल आर्ट होती है, उनका जो क्राफ्ट होता है, उनके लिए एक सेंस ऑफ लाइवलीहुड क्रिएट करता है, कल्चरल टूरिज्म को बढ़ावा देता है। यहाँ पे आप सूरजकुंड मेला का जिक्र कर सकते हैं फॉर एग्जांपल। सोशल एम्पावरमेंट होता है, ट्रेडिशनल आर्ट एम्पावर करता है कम्युनिटी को, जो मार्जिनलाइज लोग हैं वो मेन स्ट्रीम में आ पाते हैं। यहाँ पे एजुकेशनल वैल्यू होती है, जो यंगर जनरेशन होती है इन आर्ट फॉर्म्स के जरिए नई नई चीजें सीखती है, और पैरेलली एनवायरमेंटल अवेयरनेस ये फैला सकते हैं, कम्युनिटी बॉन्डिंग को भी ये इंश्योर करता है। तो मैंने पहले आंसर में बहुत सारे फंडामेंटल्स एंड बेसिक्स के साथ आपको बता दिया कि आप कैसे अपना आंसर फ्रेम करिए, और उसके बाद आप सीधा कंक्लूजन पे जाइए और कंक्लूजन पे आप ये बता सकते हैं कि जो हमारा आर्ट है, जो कि हमारे कल्चर के साथ बहुत ही ज्यादा मिक्स्ड है, वो हमारी कंट्री के कल्चरल इथोस को दिखाता है, हमारी पास्ट आइडेंटिटी को पोर्ट्रे करता है, जो कि इंडियंस में हमारी पास्ट कल्चरल हेरिटेज को लेकर ना केवल अवेयरनेस क्रिएट करता है बल्कि हमें एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी देता है। ऐसी एक फॉरवर्ड लुकिंग बात करिए और अपने कंक्लूजन को सम अप कर दीजिए। बिल्कुल क्लियर है ना? तो चलिए, ये तो हमने पहले आंसर के ऊपर बात की। इस पहले आंसर को डिस्कस करने के बाद अगर हम सेकंड क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं तो सेकंड क्वेश्चन इज अबाउट मिनिएचर पेंटिंग।
मिनिएचर पेंटिंग। मिनिएचर पेंटिंग वाले इस क्वेश्चन में आप देखिए तो इसके दो हिस्से हैं। एक हिस्सा है कि ये कैसे शोकेस करता है डिफरेंट रीजनल स्टाइल की रिचनेस को। तो एक तो इसका आपको इवोल्यूशन बताना है और दूसरा कि ये कैसे रीजनल स्टाइल की रिचनेस को शोकेस कर रहा है। तो यहां पर आपकी सेंट्रल थीम क्या है? सेंट्रल थीम बहुत ही बेसिक सा है, मिनिएचर पेंटिंग। ये सेंट्रल थीम है। मतलब आपको इंट्रोडक्शन में सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि आप डिफाइन कर दीजिए, डिफाइन एंड एलिबरेट एलिमेंट्स। आप बता दीजिए कि मिनिएचर पेंटिंग होती क्या है। ठीक है, आप सिंपली बता दीजिए कि मिनिएचर पेंटिंग क्या होती है, जहां पर आप बहुत छोटी छोटी पेंटिंग्स बनाते हैं, बहुत ही इंट्रिकेट स्टाइल के साथ, वाइब्रेंट और सटल कलर्स के साथ। अलग अलग समय में इनके अलग अलग आर्टिस्टिक फीचर्स रहे हैं। बस हो गया। आप मिनिएचर पेंटिंग के बारे में इतना सा एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। उसके बाद आप इनका ब्रीफ इवोल्यूशन बता दीजिए। इवोल्यूशन के लिए आप कोई ग्राफ बना सकते हैं और फिर इनकी वेरियस रीजनल स्टाइल बता दीजिए। एकदम सिंपल आंसर है। तो आप यहां पर देखिए, आप मिनिएचर पेंटिंग जो है, या तो देखिए यहां पर इन्होंने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता दिया कि हाँ, बंगाल में फॉर द फर्स्ट टाइम हम इसको इंट्रोड्यूस होता हुआ देखते हैं पाला स्कूल ऑफ आर्ट के फॉर्म में। यहां पे एक बात है कि अगर आपको आगे इवोल्यूशन बताना ही है तो फिर आपको ओरिजिन बताने का बहुत फायदा नहीं मिलेगा आपके मेन इंट्रोडक्शन में। इट्स बेटर कि आप उसे डिफाइन कर दें, उसके एलिमेंट्स बता दें, ये बता दें कि मिनिएचर पेंटिंग क्या है। ये आप अपने इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन कर दीजिए, क्योंकि इवोल्यूशन अभी आपको बताना ही है। जब आपको इवोल्यूशन बताना है तो आप सिंपली इवोल्यूशन का एक बेसिक सा ग्राफ बना दीजिए। ठीक है, इवोल्यूशन में आप इसको डिफाइन कर दीजिए 8th to 12th सेंचुरी, जहां पे पाला स्कूल ऑफ आर्ट में इनका डेवलपमेंट होता है। इसके बाद आप सल्तनत पीरियड की बात कर लीजिए। इसके बाद आप मुगल पीरियड की बात कर लीजिए। और इन तीनों ही फेज में इनका इवोल्यूशन एक्सप्लेन कर दीजिए कि जो पाला पीरियड था उसमें इसका जो डेवलपमेंट है वो कैसे होता है, जो मिडिल पीरियड है, सल्तनत पीरियड है, उसमें इसका कैसे इवोल्यूशन होता है, और फिर मुगल पीरियड में इसका इवोल्यूशन कैसे होता है। तो आप इन तीनों फेजेस में इसका जो इवोल्यूशन है उसे बहुत ही सिंपल फॉर्म में एक्सप्लेन कर दीजिए। तो जो एंशिएंट मिनिएचर पेंटिंग्स हैं, इनकी शुरुआत देखिए 8th to 12th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, मतलब 8th से 12th सेंचुरी में होती है, जहां पे पाला और जैन जो मैन्युस्क्रिप्ट है उसको हम देख सकते हैं। तो एक सिंपल सा ऐसे ग्राफ बना दीजिए। ग्राफ बना देंगे तो आपके एग्जामिनर को बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा कि आप क्या लिखने वाले हैं। उसके बाद इसे ही ब्रीफली एक्सप्लेन कर दीजिए। इसे आप ब्रीफली एक्सप्लेन कर दीजिए कि फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए सल्तनत पेंटिंग्स मिसिंग है, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सल्तनत पीरियड में जो मिनिएचर पेंटिंग्स का फॉर्मेशन था उनके बारे में बता दीजिए, फिर मुगल इन्फ्लुएंस के बारे में बता दीजिए। तो ये तीनों बता देने के बाद आप सीधा जो रीजनल स्टाइल्स है ना उनके ऊपर आ जाइए। जब आप रीजनल स्टाइल्स पे जाएंगे, सिंपली जो रीजनल स्टाइल्स हैं उस पे आप जाएंगे, तो जो 4-5 रीजनल स्टाइल्स को पकड़िए, उन्हें 2-2 ढाई-ढाई लाइन में एक्सप्लेन करके कंक्लूड कर दीजिए। आप डेक्कन मिनिएचर पेंटिंग्स के बारे में बता दीजिए, आप बता दीजिए मैसूर और तंजौर पेंटिंग्स के बारे में, आप बंगाल में जो पट्टा चित्रा बन रहा है उसके बारे में बता दीजिए, आप बता दीजिए कालीघाट पेंटिंग के बारे में और कांगड़ा पेंटिंग के बारे में। बस आप 5 पेंटिंग्स के बारे में बताइए और उसके बाद सिंपली ले जाके अपने इस टॉपिक को कर दीजिए कंक्लूड। आपको कंक्लूड करना है तो आप बता सकते हैं कि जैसे यहां पर कॉन्टेम्पररी आर्ट को ये इंस्पायर कर रहा है, हमें उस समय की जो आर्टिस्टिक स्टाइल है, सोशल लाइफ है, इकोनॉमिक कंडीशन है, उसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी इन मिनिएचर पेंटिंग से मिलती है। इतना बता के आप फुर्सत हो जाइए। ठीक है, तो मिनिएचर पेंटिंग के इस पार्ट पे आप सबसे पहले मिनिएचर पेंटिंग को डिफाइन करिए, उसका इवोल्यूशन बताइए। इवोल्यूशन बताते वक्त आप एक ग्राफ बना दीजिए ताकि क्लैरिटी मिले कि कैसे कैसे ये आगे बढ़ रहा है। और इवोल्यूशन पे फिर उसी के ऊपर 2-2 लाइन लिख के इवोल्यूशन कंप्लीट करिए और सीधा आप लैंड करिए रीजनल स्टाइल्स के ऊपर। 4-5 जो भी रीजनल स्टाइल्स आपको इंपॉर्टेंट और खास लगती हैं, आपके कंटेंट में वो चीज अवेलेबल है, मैं आपको स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसको बताइए और लास्ट में कंक्लूड कर दीजिए। जैसे कि मैंने कहा था कि आप कंक्लूजन में सिग्निफिकेंस बता सकते हो, इंपॉर्टेंस बता सकते हो, कोई भी फॉरवर्ड लुकिंग बात बता सकते हो, कोई भी ब्रॉड पिक्चर पोर्ट्रे कर सकते हो। तो आप बता सकते हो मिनिएचर पेंटिंग की सिग्निफिकेंस, क्योंकि सिग्निफिकेंस आपसे ओवरऑल नहीं पूछा गया है। तो सिग्निफिकेंस में आप बता दो कि मिनिएचर पेंटिंग जो है उस समय की ट्रेडिशनल टेक्निक्स को, उस समय की सोशल स्ट्रक्चर को, इकोनॉमी को बहुत ही इंट्रिकेट वे तरीके में एक्सप्रेस करते हैं। अब वो तो देखो आप मेन बॉडी पार्ट में मेंशन कर सकते हो, जैसे कि जब आप जाते हो ओवरऑल
सल्तनत पीरियड में जब आप जाते हो तो वहां पे हमें पर्शियन इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है मिनिएचर पेंटिंग्स में। फिर जब आप मुगल पीरियड में जाते हो तो वहां पे आपको ब्लेंड देखने को मिलेगा पर्शियन स्टाइल का और इंडियन स्टाइल का। जहांगीर के समय में इसकी ग्रोथ काफी अच्छी रहेगी, बहुत ही डिटेल्ड जो मिनिएचर पेंटिंग्स है उनको बिल्ड किया गया है। लेकिन जब हम शाहजहां के पीरियड में जाते हैं तो शाहजहां के पीरियड में थोड़ा सा इरोजन देखने को मिलता है, इसीलिए जो कलर कॉम्बिनेशन है वो ज्यादा वाइब्रेंट हो जाते हैं। जहांगीर के समय तक मिनिएचर पेंटिंग में काफी शटल कलर का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन जब आप शाहजहां के समय में जाते हैं तो जो कलर्स हैं वो काफी ज्यादा वाइब्रेंट हो जाते हैं और जो स्टाइल है वो थोड़ी सी इरोड हो जाती है। तो उस समय की जो फिर आप एक चीज और देखो कि मुगल पीरियड में जब आप जाओगे या स्पेसिफिकली जब आप पाला पीरियड में रहोगे तो रिलीजन एक बड़ा की एलिमेंट रहेगा जिसके ऊपर मिनिएचर पेंटिंग्स को ड्रॉ किया जाएगा। लेकिन जब आप सल्तनत पीरियड में जाओगे तो वहां पे जो रिलीजियस रिप्रेजेंटेशन है वो रिड्यूस हो जाएगा और वहां पे जो नेचुरलिस्टिक पेंटिंग है उसका ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। आप मुगल पीरियड में जाओगे तो वहां पर फिर आपको पोर्ट्रेट पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी, जहां पे मल्टीपल सब्जेक्ट्स पोर्ट्रे नहीं किए जाएंगे मिनिएचर पेंटिंग में, बल्कि एक सिंगल सब्जेक्ट पोर्ट्रे किया जाएगा। सो दीज आर दी कंटेंट्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप इन बिटवीन फिलअप करोगे और फिलअप करके अपना जो इवोल्यूशन है उसको पोर्ट्रे कर लोगे। और इवोल्यूशन के बाद ये 4-5 जो स्टाइल्स हैं इनको आप रीजनल पार्ट में 2-2 ढाई लाइन में एक्सप्लेन करके फुर्सत हो जाओगे। तो ये तो मिनिएचर पेंटिंग का जो पूरा पार्ट है उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इज इट ओके? इज इट ओके? मैं देखिए अभी मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूं, क्योंकि कंटेंट आपके पास भर भर के अवेलेबल है, आप उतना कंटेंट भी डिलीवर नहीं कर पाओगे। मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूं कि किस स्ट्रक्चर में आप इसको डिलीवर कर सकते हो। अब यहां पर जब हम आगे बढ़ते हैं और हम पहुंचते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन के ऊपर, तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है नालंदा यूनिवर्सिटी ने एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले किया इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन को एशिया में शेप करने के लिए, ठीक है। और आपको यह बताना है कि ये कैसे इन्फ्लुएंस करता है बाकी के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की पेडागॉगी को, ठीक है। तो ये जो पहला पार्ट है ना आपके क्वेश्चन का, दैट इज अबाउट द इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। तो सेंट्रल थीम क्या है? सेंट्रल थीम सिंपली नालंदा यूनिवर्सिटी है। आप नालंदा यूनिवर्सिटी की फाउंडिंग के बारे में बात कर सकते हैं कि इसे कब फाउंड किया गया, और आप बात कर सकते हैं इसके एरा ऑफ इन्फ्लुएंस की, एरा ऑफ इन्फ्लुएंस की। तो कुल मिला के नालंदा यूनिवर्सिटी आपकी सेंट्रल थीम है, क्योंकि आपसे नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ भी नहीं पूछा गया है। क्योंकि आपसे नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ भी नहीं पूछा गया है, तो आप नालंदा यूनिवर्सिटी को सेंटर में रख के अपना जो इंट्रोडक्शन है वो शेप कर सकते हैं। आप नालंदा यूनिवर्सिटी का फॉर्मेशन बता दीजिए, फॉर्मेशन बताने के साथ साथ उसका एरा ऑफ इन्फ्लुएंस बता दीजिए, यह आपका इंट्रोडक्शन बन जाएगा। आप बता सकते हो कि हाँ 427 सेंचुरी में इसका जो फॉर्मेशन है वो हमें देखने को मिलता है, जो राइट नाउ बिहार में है। 700 सालों तक इसका एरा ऑफ इन्फ्लुएंस रहा है, 5th से लेके 12th सेंचुरी तक, जब तक कि इसे डिस्ट्रॉय नहीं कर दिया गया बख्तियार खिलजी के द्वारा। तो जब तक इसे डिस्ट्रॉय नहीं किया गया तब तक इसका जो एरा ऑफ इन्फ्लुएंस है वो काफी मेंटेन रहा। अब आपको बताना है कि ये कैसे इंटेलेक्चुअल और कल्चरल ट्रेडिशन को बढ़ावा देता है, ठीक है, ओवरऑल एशिया में। तो आपको अगर इसका इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन देखना है, अगर आपको इसका इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन देखना है, तो आप इसके अलग अलग एस्पेक्ट पकड़ो कि अगर आप इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन में जाते हो तो आपको फंडामेंटली किन एस्पेक्ट के ऊपर फोकस करना चाहिए, ठीक है। तो आप कुछ एस्पेक्ट पकड़ लो और उन्हीं एस्पेक्ट्स के ऊपर आप यहां पर बात कर लीजिए, उन्हीं एस्पेक्ट्स के ऊपर आप बात कर लीजिए, ठीक है। जैसे कि हमें ये देखने को मिलता है कि जो नालंदा यूनिवर्सिटी है वहां पर किसी एक सब्जेक्ट की पढ़ाई नहीं हो रही है, वहां पर मल्टीपल सब्जेक्ट्स को एक्सप्लेन किया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। तो आपको मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच देखने को मिलेगा, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच देखने को मिलेगा। एट द सेम टाइम आपको यह देखने को मिलेगा कि ये बुद्धिस्ट लर्निंग का सेंटर है, सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग। मतलब जो बुद्धिज्म में हमें नॉलेज मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है, उसका हमें यहां पर सेंटर मिल जाता है, ठीक है। वेरियस फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस यहां से इवॉल्व हो रहे हैं, कई सारे फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस यहां से इवॉल्व हो रहे हैं।
मेडिकल साइंस का आपको अच्छा डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। बाहर से भी लोग यहां पे पढ़ने आ रहे हैं, तो आपको क्रॉस कल्चरल इथोस भी देखने को मिल रहा है। तो आप ये देख लो कि कैसे ये एक व्यक्ति की इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी को इनहेंस कर रहा है। यहां पर आपको अलग अलग अप्रोच की पढ़ाई देखने को मिल रही है, सभी सब्जेक्ट्स के ऊपर यहां पर पढ़ाई लिखाई की जा रही है। यहां पर ये एक बुद्धिस्ट लर्निंग का सेंटर है, तो रिलीजियस सेंटर के तौर पर भी काम कर रहा है। कई सारे फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस यहां से इवॉल्व हो रहे हैं, मेडिकल साइंस का अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है, अलग अलग कल्चर के लोग यहां पर आकर पढ़ रहे हैं। इट इज सम सॉर्ट ऑफ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, तो एक क्रॉस कल्चरल इथोस भी यहां पर एक्सपेंड हो रहा है, बढ़ रहा है। तो आप इसे इसके इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन में बता दीजिए, और फिर अगर आपको बताना है कि ये कैसे इंपैक्ट करता है बाकी जगहों की पेडागॉजी को, अगर आप सीधा सीधा देखेंगे इसका इन्फ्लुएंस अगर आप इसका इन्फ्लुएंस देखेंगे तो आप नालंदा यूनिवर्सिटी के कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर फोकस करिए कि नालंदा यूनिवर्सिटी कैसी थी, नालंदा यूनिवर्सिटी कैसी थी। तो जैसे कि अगर आपने ये देखा कि ये सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग है, ये सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग है, तो आप इसका इंपैक्ट देख लीजिए। क्या ये किसी जगह पर और बुद्धिस्ट लर्निंग को प्रमोट कर रहा है क्या? आप इसको देख लीजिए। आपने देखा कि यहां पर सेम पॉइंट, आपने यहां पर देखा कि यहां पर मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं। आज भी देखो एक इंस्टीट्यूशन में मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, तो क्या उस समय कोई और ऐसी यूनिवर्सिटी है क्या जहां पर मल्टीपल सब्जेक्ट्स पैरेलली पढ़ाए जा रहे हैं? आप ये देख लो कि ये एक रेसिडेंशियल स्कूल है या रेसिडेंशियल कॉलेज है, रेसिडेंशियल सेंटर ऑफ लर्निंग है, जहां पर कई सारे लोग जो आते हैं वो यहीं पर ठहरते हैं और यहीं पर पढ़ाई करते हैं। आपको यहां पर एक लाइब्रेरी ट्रेडिशन देखने को मिलेगा, लाइब्रेरी ट्रेडिशन देखने को मिलेगा, जहां पर बहुत सारी बुक्स को स्टोर किया जा रहा है, नॉलेज को स्टोर किया जा रहा है। और एक चीज आपको और यहां पर देखने को मिलेगी नालंदा में कि कई सारे लोग बाहर से आ रहे हैं, ठीक है, मेनी स्कॉलर्स फ्रॉम आउटसाइड ऑफ इंडिया। तो इंडिया के बाहर के अलग अलग जगहों से स्कॉलर्स आ रहे हैं। आप इन एलिमेंट्स को ट्रेस कर लो और देख लो कि किस एलिमेंट में आपको क्या जानकारी मिल रही है, और इन सभी एलिमेंट्स में आपको जो इन्फ्लुएंस है वो कहां पर और क्या देखने को मिल रहा है। तो आप देखोगे तो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है यहाँ पे फिलोसफी, मेडिसिन, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, सभी सब्जेक्ट्स पे पढ़ाया जा रहा है। आर्यभट्ट मैथमेटिक्स के बहुत अच्छे स्कॉलर रहे हैं जो यहाँ पे रहे हैं। फिलोसफिकल डिबेट में आप देखोगे तो नागार्जुन प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट फिलोसोफर रहे हैं जिन्होंने मध्यमका का जो कॉन्सेप्ट है दिया है, मिडिल मार्क का। मेडिकल स्टडीज में हम देखते हैं कि काफी अच्छा काम यहाँ पर होता है। चरक और सुश्रुत संहिता जो है, जो फाउंडेशनल टेक्स्ट माने जाते हैं, वो यहाँ पर पढ़ाए जा रहे हैं स्कॉलर्स को नालंदा में। महायान बुद्धिज्म, ये सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग है, तो महायान बुद्धिज्म यहाँ पर बहुत ही प्रॉपरली स्प्रेड किया जा रहा है। जुआनजांग जो चाइनीज स्कॉलर हैं वो नालंदा में आते हैं महायान बुद्धिज्म को पढ़ने के लिए। ये क्रॉस कल्चरल एकेडमिक एक्सचेंज का काम करता है। कई सारे स्कॉलर्स यहाँ पर आ रहे हैं, इत्सिंग आ रहे हैं, चाइनीज स्कॉलर हैं, वो यहाँ पर जो कल्चरल इथोस है उसको समझ पा रहे हैं और बुद्धिस्ट फिलोसफी की यहाँ पर अच्छी खासी जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हैं वो देखने को मिल रही हैं। तो आपने जो इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन है उसे समझ लिया। अब आप देखो इसका इन्फ्लुएंस, तो इसने एक सेट करिकुलम दिखाया कि भाई आपके पास एक प्रॉपर ब्लूप्रिंट होना चाहिए कि आप क्या पढ़ा रहे हो, और मोनास्टिक यूनिवर्सिटीज की इसने शुरुआत करवाई कई सारी जगहों पर। ये रेसिडेंशियल एजुकेशनल जो मॉडल था, इसे हम देखते हैं कि जो विक्रमशिला और तक्षशिला यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर सेम मॉडल फॉलो किया जाता है कि हम बच्चों को बुलाएंगे, वहां पे रख के पढ़ाएंगे। आपको मल्टीडिसिप्लिनरी स्टडी देखने को मिलती है, जिससे कि अलग अलग फील्ड के लोग यहां पर आकर एक साथ बैठ के पढ़ते हैं। तो जो अल अजर इजिप्ट में है, वहां का जो मॉडल है करिकुलम का, वो लगभग नालंदा से मिलता जुलता है। लाइब्रेरी सिस्टम और नॉलेज प्रिजर्वेशन का जो पूरा मॉडल है वो यूनिवर्सिटी ऑफ अलेक्जेंड्रिया में फॉलो किया जाता है, तो वो वहां के ट्रेडिशन को इन्फ्लुएंस कर रहा है। बुद्धिस्ट एजुकेशन को प्रमोट किया जा रहा है, तो जो मेजर मोनास्टिक यूनिवर्सिटीज हैं तिब्बत में, वो नालंदा के ट्रेडिशन को फॉलो कर रही हैं। तो इतना सब कुछ बताने के बाद आप बता दो नालंदा की इंपॉर्टेंस इन द कंक्लूजन।
कंक्लूजन में आप बता दो कि नालंदा यूनिवर्सिटी कैसे खास है, कैसे इंपॉर्टेंट है, और उसने कैसे लंबे समय तक जो कल्चरल कॉन्टिन्यूटी है उसको मेंटेन करके रखा हुआ है। और अब आप एकदम लास्ट में आ जाओ कि बता दो कि हाल फिलहाल में जो नालंदा यूनिवर्सिटी है उसका कैंपस इनॉग्रेट कर दिया गया है और हमने जो पुराना ट्रेडिशन है उसको वापस से रिवाइव कर दिया है। मतलब कि अगर नालंदा यूनिवर्सिटी के ऊपर ये डेवलपमेंट हुआ है जो बहुत खास है, 2014 में नालंदा यूनिवर्सिटी को रिवाइव किया गया, हालांकि उनके पास अपना कैंपस नहीं था, और अभी हाल फिलहाल में उनका कैंपस रीस्टैब्लिश कर दिया गया है। तो हमने नालंदा यूनिवर्सिटी का जो कंट्रीब्यूशन था उसे रिवाइव करने के लिए नालंदा यूनिवर्सिटी को एक बार फिर से तैयार किया है, फिर से रिवाइव किया है, और हम उसी कल्चरल कंटिन्यूटी को मेंटेन करना चाहते हैं। ऐसा करके आप कंक्लूजन कर दो तो आपका जो टॉपिक है वो यहां पे हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, अब इसके बाद अगर आप चौथे क्वेश्चन पे आते हो तो यहां पर आपके सामने जो प्रश्न है वो अशोका के रेन में होने वाले आर्किटेक्चरल इनोवेशन के बारे में है, और कहा जा रहा है कि ये उसकी पॉलिसीज और इनोवेशन को पोर्ट्रे करता है, पॉलिसीज या विजन को पोर्ट्रे करता है। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है। सबसे पहले तो आपको अपनी सेंट्रल थीम देखनी होगी, वो है आर्किटेक्चरल इनोवेशन। आर्किटेक्चरल इनोवेशन, एक्चुअली में आपसे आर्किटेक्चरल इनोवेशन पूछा नहीं गया है, आर्किटेक्चरल इनोवेशन आपकी सेंट्रल थीम है। आपकी सेंट्रल थीम क्या है? आर्किटेक्चरल इनोवेशन है। सेंट्रल थीम आपका आर्किटेक्चरल इनोवेशन है, दैट टू इन द पीरियड ऑफ अशोक। ठीक है, अशोक का आर्किटेक्चरल इनोवेशन आपका इंट्रोडक्शन होगा, और उसके बाद आप एकदम से पॉइंट बनाइए, एंड दैट इज आर्किटेक्चरल इनोवेशन। आप जो भी इनोवेशन मन में सोच सकते हैं उसको दिमाग में लेके आइए। उसने क्या क्या आर्किटेक्चर्स डेवलप किए थे, आप सिंपली ये बता दीजिए कि उसने कई सारे नए आर्किटेक्चर्स को बिल्ड किया, जिसके जरिए उसने लोगों को अपने धम्मा के बारे में, अपनी वॉर पॉलिसीज के बारे में, सोशल सिस्टम के बारे में, आइडियल बिहेवियर के बारे में बताने की कोशिश की। आप एक ऐसा ओवरव्यू दे दीजिए, आप एक ऐसा ओवरव्यू उसके आर्किटेक्चरल इनोवेशन के बारे में दे दीजिए, या फिर आप बता सकते हो कि उसने कौन सी इनोवेशंस किए थे, वो आपको वहीं पर देखने को मिल जाएंगे। अब आपका एकदम स्ट्रक्चर सिंपल बनेगा। आप आर्किटेक्चरल इनोवेशन में देखिए उसने किया क्या है। उसने स्तूपास बनवाए हैं, बहुत ही ग्रैंड स्तूपास बनवाए गए हैं जो उसके समय में बनाए गए हैं। ठीक है, स्तूपास के अलावा वो अगर आप देखो तो अशोकन पिलर्स बनवाता है, अशोकन पिलर्स, रॉक एडिक्ट्स पब्लिक मैसेजेस के लिए, केव्स बराबर की केव्स, चैत्य, चैत्य और विहार, मॉन्क्स के रहने के लिए विहार। तो ये आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं जो अशोक बनवा रहा है। वो स्तूप बनवा रहा है, वो पिलर्स इनग्रेव करवा रहा है, वो रॉक एडिक्ट्स खड़े करवा रहा है, वो केव्स बनवा रहा है, वो चैत्य बनवा रहा है, विहार बनवा रहा है। तो ये सारे जो आर्किटेक्चरल इनोवेशंस उसके समय में किए गए हैं वो कैसे उसका पॉलिसी या विजन दिखाते हैं, आपको ये देखना होगा ना। तो जैसे कि अगर आप स्तूपा को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो बुद्धिस्ट कॉस्मोलॉजी है ना उसके बेसिस पे स्तूपास बनाए जा रहे हैं। ठीक है, ये स्तूपास उसके बेसिस पे बनाए जा रहे हैं। तो स्तूपास को बनाने के पीछे उसका एक ऑब्जेक्टिव क्या है, वो यहां पर जो बुद्धिज्म की कल्चरल वैल्यूज हैं उन्हें स्प्रेड करना चाहता है। अशोकन पिलर्स जो हैं वो पब्लिक मैसेजेस पोर्ट्रे कर रहे हैं, पब्लिक मैसेजेस पोर्ट्रे कर रहे हैं, पब्लिक मैसेजेस पोर्ट्रे कर रहे हैं, जो कि हमें कल्चरल फ्यूजन भी दिखाते हैं। कल्चरल फ्यूजन, ईरानियन कल्चर का हमें फ्यूजन भी देखने को मिलता है। ठीक है, जो रॉक एडिक्ट्स हैं वो रॉयल ऑर्डर्स के साथ आइडियल पब्लिक बिहेवियर की भी जानकारी दे रहे हैं कि एक इंसान को कैसे रहना चाहिए, आप किन एनिमल्स को स्लॉटर कर सकते हो, किन को स्लॉटर नहीं कर सकते हो, ये सारी बातें आपको देखने को मिल रही हैं। जो केव्स हैं या विहार हैं ये आजीवक
या बुद्धिस्ट मॉन्क्स के रहने की जगहें हैं। यहां पे बराबर की केव्स अगर आप देखो तो इनग्रेव यहां पे बराबर की केव्स बनवाई जा रही हैं, बराबर की केव्स बन रही है ना। और बाकी जो चैत्या है वो प्लेस ऑफ वर्शिप है, एक प्लेस ऑफ वर्शिप के तौर पे इनको डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, तो इससे उसके समय में उसके जो आइडियाज हैं वो हमें साफ साफ दिख रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को लिखने का तरीका एकदम सिंपल है, आप आर्किटेक्चरल इनोवेशन बताइए कि किसी भी स्टेट का जो माइट होता है वो उसके आर्किटेक्चरल इनोवेशन में दिखता है। अशोका के जो आर्किटेक्चरल इनोवेशन थे वो उसके जो थॉट्स थे, उसके जो आइडियाज थे, आइडियल पब्लिक बिहेवियर था, पब्लिक मैसेजेस थे, या उसका जो कल्चर और रिलीजन को लेकर ओपिनियन था, उसका रिप्रेजेंटेशन था। वो रिप्रेजेंटेशन हमें स्तूपास, विहार, रॉक एडिक्ट्स, केव्स और चैत्य और विहार में देखने को मिलता है। और वो कैसे उसके विजन और उसके पॉलिसीज को पोर्ट्रे करते हैं उसे आप एकदम ब्रीफ में इसी फॉर्मेट में एक्सप्लेन कर दीजिए। स्तूपा क्या बताता है, पिलर्स क्या बताते हैं, रॉक एडिक्ट्स क्या बताते हैं, केव्स क्या बताते हैं, केव्स के साथ आप विहार भी ऐड कर सकते हो, चैत्य क्या बताता है। आप सिंपली ये बताओ और अपने सीधे कंक्लूजन पे आ जाओ। ठीक है, तो अगर आपको ये एक्सप्लेन करना है तो आप सिंपली एक्सप्लेन कर सकते हो कि वो धम्मा को या धर्म को स्प्रेड करने की कोशिश कर रहा है। स्तूपा दिखाता है कि वो बुद्धिज्म की आइडियोलॉजी को कितना ज्यादा प्रमोट करता है। वो इंटीग्रेशन और यूनिटी की बात करता है क्योंकि ज्यादातर उसके जो आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स हैं उनमें आपको सिमिलैरिटी देखने को मिलेगी। ठीक है, एट द सेम टाइम हम देख रहे हैं कि वो मोनेस्टिक कम्युनिटीज को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। जो विहार है उसमें सभी मॉन्क्स एक साथ जाके रह रहे हैं, बुद्धिस्ट मॉन्क्स भी हैं, आजीवक मॉन्क्स भी हैं। वो रिलीजियस टॉलरेंस को बढ़ावा दे रहा है क्योंकि बुद्धिज्म, जैनिज्म और आजीवक्स तीनों को ही यहां पर अशोका का जो सपोर्ट है वो अवेलेबल है। वो पब्लिक वेलफेयर के लिए जो हाउसेस हैं, मेडिकल फैसिलिटीज हैं, वेल्स हैं और बाकी जो रेस्टिंग हाउसेस हैं उन सभी को बिल्ड करवा रहा है। तो ये सारी चीजें आप बताकर उसकी आइडियोलॉजी को, उसके पब्लिक वेलफेयर मेजर्स को एक्सप्लेन कर दीजिए उन्हीं सब आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स के जरिए, स्तूप, विहार, रॉक एडिक्ट्स, उन सब के जरिए। और इसके बाद आप बता दीजिए कि जो अशोकन आर्किटेक्चर का इनोवेशन है वो उसके विजन और पॉलिसीज को सिग्निफिकेंटली पोर्ट्रे करता है और इससे हमें उस समय के हिस्टोरिकल अकाउंट्स के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिल जाती है। ये सारी चीजें बता के एकदम फॉरवर्ड लुकिंग कंक्लूजन ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, ये ड्रॉ कर लेने के बाद हम अगले क्वेश्चन पे आ सकते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ये पूछता है कि सल्तनत पीरियड में जो आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट हुए उन्होंने कैसे आर्किटेक्चरल इनोवेशन को रिफ्लेक्ट किया और उस समय के जो सोशियो कल्चरल डायनेमिक्स हैं वो उनको कैसे रिफ्लेक्ट कर रहा है। एकदम सेम मॉडल पे इस क्वेश्चन को आपको फ्रेम करना है। आपको सिंपल सा मेन मामला बता देना है कि जो सल्तनत पीरियड है वो कैसा था। ठीक है, सल्तनत पीरियड जो है वो 12th सेंचुरी में शुरू होता है जहां पर हमें कई सारी टर्किश और अफगान डायनेस्टीज इवॉल्व होती हुई दिख रही हैं। तो आप यहां पे जो सल्तनत पीरियड है उसका एक बेसिक ओवरव्यू दे दीजिए एक सेंट्रल थीम के तौर पे। ठीक है, सल्तनत पीरियड को इनफैक्ट आप आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट के साथ कनेक्ट करिए कि सल्तनत पीरियड जो 12th सेंचुरी में इंडिया में शुरू होता है वो कई सारी टर्किश और अफगान डायनेस्टीज के साथ यहां पे शुरू होता है। जब इंडिया में सल्तनत पीरियड में आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट होता है तो एक्चुअली में वो फ्यूजन के साथ आता है जिसमें इंडियन एलिमेंट्स और टर्किश एलिमेंट्स का आपको एक प्रॉपर फ्यूजन देखने को मिलेगा। उसमें ईरानियन कल्चर का इन्फ्लुएंस भी अपकमिंग टाइम में देखने को मिलेगा। तो आप ये एलिमेंट्स बना के अपना इंट्रोडक्शन बनाइए और सीधा सा मामला ये है कि उन्होंने कौन से आर्किटेक्चरल इनोवेशंस किए और वो कैसे उस समय के सोशियो कल्चरल डायनेमिक्स को रिफ्लेक्ट करता है। आप सिंपली इस बात को बताइए और फुर्सत हो जाइए। जैसे कि आप यहां पे देखोगे तो अगर आप सल्तनत पीरियड में आओगे, अगर आप सल्तनत पीरियड में आओगे और यहां के आर्किटेक्चरल इनोवेशन को देखोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा? कई सारे आपको इनोवेशन देखने को मिलेंगे जैसे कि आर्क और डोम। आपको बहुत सारे आर्क और डोम्स देखने को मिलेंगे जो इसके पहले आपको देखने को नहीं मिले हैं। ठीक है, आपको रेड सैंडस्टोन का काफी ज्यादा इस्तेमाल मिलेगा, यूज ऑफ रेड सैंडस्टोन। आपको यहां पे मैजेस्टिक मॉस्क मिलेंगे। ठीक है, आपको यहां पे मैजेस्टिक मॉस्क देखने को मिलेंगे। पैरेलली आपको टॉम्ब आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा।
जब कोई इंसान मर जा रहा है तो टॉम्ब्स बनाए जा रहे हैं और हमें फ्यूजन आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा। फ्यूजन आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा। फ्यूजन आर्किटेक्चर का मतलब क्या है? हिंदू प्लस इस्लामिक आर्किटेक्चर का हमें मिक्स देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप देखोगे सल्तनत पीरियड में तो क्या आर्किटेक्चरल इनोवेशंस हो रहे हैं? आर्क और डोम्स इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। अगर आप आर्क को बना लेते हैं तो फिर और डोम्स बना लेते हैं तो डोम्स की मदद से आप बहुत बड़ा पिलरलेस हॉल बना सकते हो, क्योंकि बड़ा हॉल बनाने के लिए आपको पिलर्स लगाने पड़ते हैं। डोम्स एक ऐसा स्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं जिसमें आप बिना किसी पिलर के एक बहुत बड़ा हॉल बना सकते हो, और आर्क एंट्री गेट को एक बहुत लार्ज शेप देने में कैपेबल है आर्क्स। ठीक है, रेड सैंडस्टोन यहाँ पे काफी एबंडेंस में अवेलेबल है तो यूज हो रहा है, और मैजेस्टिक मास्क बनाए गए हैं, और ये उस समय के सोशल स्ट्रक्चर को कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं आप चुपचाप इसको यहाँ पर बता दीजिए और आपका जो काम है वो एकदम साफ साफ यहाँ पर हो जाता है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर वो आर्क और डोम का इस्तेमाल कर रहे हैं, कुतुब मीनार को बनाया जा रहा है, अलाई दरवाजा बनाया जा रहा है। रेड सैंडस्टोन का काफी अच्छा इस्तेमाल देखने को मिलता है, अलाई दरवाजा में रेड सैंडस्टोन यूज हुआ है। हमें कोर्ट यार्ड बड़े बड़े दिखते हैं, टावरिंग मीनार्स दिखते हैं मॉस्क आर्किटेक्चर में, ये काफी मैजेस्टिक हैं। जामा मस्जिद हमें दिल्ली की देखने को मिलती है, 2.5 दिन का झोपड़ा हमें अजमेर में देखने को मिलता है। हमें इस्लामिक और हिंदू एलिमेंट का एक फ्यूजन देखने को मिलता है, ये आपको कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क में दिल्ली में मिल जाएगा और तुगलकाबाद फोर्ट में भी मिल जाएगा। हमें टॉम्ब आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा, तो ग्रेट गार्डन टॉम्ब ट्रेडिशन आपको मुगल्स में देखने को मिलेगा। हुमायूं का टॉम्ब आप देखो दिल्ली में बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है ना, तो टॉम्ब आर्किटेक्चर हमें देखने को मिलता है। मिलिट्री आर्किटेक्चर भी देखने को मिलता है, कई सारे हमें फोर्ट्स देखने को मिलते हैं। तो तुगलकाबाद का जो फोर्ट है, सीरी फोर्ट है दिल्ली का, ये सब उसी का एग्जांपल है। पब्लिक वर्क और अर्बन प्लानिंग भी देखने को मिलती है, कई सारे स्ट्रक्चर्स उस फॉर्म में भी हमें देखने को मिलते हैं। अब ये उस समय क्या पोर्ट्रे करता है, दिखाता क्या है? दिखाता है कल्चरल और रिलीजियस सिंथेसिस। इंपीरियल अथॉरिटी दिखाता है कि कैसे वो अपनी जो मैजेस्टिक मॉस्क बना रहे हैं, मीनार्स बना रहे हैं, तो अपनी अथॉरिटी को ये पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं। रिलीजियस पैट्रोनेज देखने को मिलता है, जहां पर हम देखते हैं कि वो अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को, इस्लाम को यहां पर पोर्ट्रे कर रहे हैं अपने आर्किटेक्चर में। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट देखने को मिलता है आर्क और डोम में। ठीक है, तो ट्रू आर्क्स यहां पे बनाए जा रहे हैं। इस्लामिक इन्फ्लुएंस हमें आर्किटेक्चरल इनोवेशन में देखने को मिलता है। कुछ जगहों पर हमें सेकुलर आर्किटेक्चर्स भी देखने को मिलते हैं। एजुकेशन और कल्चरल इंस्टीट्यूशंस हमें यहाँ पे देखने, हौज खास कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर बच्चे रहा करते थे और पढ़ा करते थे, तो हौज खास कॉम्प्लेक्स उनका जो एजुकेशनल स्ट्रक्चर है उसको भी पोर्ट्रे कर रहा है। तो ये सारी चीजें आप बता दीजिए, और आप ये भी बता सकते हो लास्ट में कि एक कल्चरल फ्यूजन का फेज है जो सल्तनत पीरियड है, जहां पर जो भी आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट हुए हैं उनमें कई सारे जो इंडियन एलिमेंट्स हैं उन्हें इनकॉर्पोरेट करके एक बहुत ही ब्लेंड तैयार किया गया है आर्किटेक्चर का, जो इंडिया के आर्टिस्टिक कल्चर को और डाइवर्स बना देता है। यही आप बता दो, यही बता के आप फुर्सत हो जाओ कंक्लूजन में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम, और जब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि जो भक्ति मूवमेंट है वो सोशल इक्वलिटी और रिलीजियस टॉलरेंस को मॉडर्न इंडिया में पोर्ट्रे करता है। इसकी सिग्निफिकेंस आपको बतानी है लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशंस के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले आप भक्ति मूवमेंट के बारे में बता दो। भक्ति मूवमेंट आपकी सेंट्रल थीम है, भक्ति मूवमेंट आपकी सेंट्रल थीम है। आप बता दो कि जो भक्ति मूवमेंट है वो 7th से 17th सेंचुरी के बीच में चल रही है। 7th से 17th सेंचुरी के बीच में आपका जो भक्ति मूवमेंट है वो आगे बढ़ रहा है। यहां पर कई सारे जो थिंकर्स हैं, जो भी मॉन्क्स हैं, वो भक्ति, ज्ञान और कर्म, ये 3 मेथड्स होते हैं गॉड को अटेन करने के। भक्ति, ठीक है, यानी कि डिवोशन, ज्ञान यानी कि नॉलेज, एंड कर्म यानी कि एक्शन। ये 3 तरीके हैं गॉड तक पहुंचने के, और हमें पता है कि नॉलेज और कर्म का पाथ बहुत मुश्किल है। ठीक है, नॉलेज अवेल करना, उसके जरिए गॉड को पाना, एक्ट करना, उसके जरिए गॉड को पाना, इट इज कंपैरेटिवली हार्ड। अगर आप देखो तो भक्ति का रास्ता सबसे आसान है। तो यहां पर गॉड तक आप ऐसे बता दो, भक्ति ट्रेडिशन जो है वो 7th से 17th सेंचुरी में शुरू हुआ। अलवर्स और नैनार जो साउथ इंडिया में है उनके साथ आप ओरिजिन पॉइंट बता दो। उसके बाद आप बता दो कि 3 ट्रेडिशंस हैं गॉड तक पहुंचने के, भक्ति, नॉलेज और भक्ति, ज्ञान और कर्म, और इसमें से जो भक्ति ट्रेडिशन है उसे ऑप्ट किया गया है, भक्ति को एज ए मींस ऑप्ट किया गया है गॉड तक पहुंचने का इस पूरे ट्रेडिशनल प्रैक्टिस में। आप एक इंट्रोडक्शन इस पे बिल्ड कर दो। इंट्रोडक्शन बिल्ड करने के बाद आप सीधा आ जाओ कि कैसे उस समय सोशल इक्वलिटी को फोस्टर किया जा रहा है। अब सोशल इक्वलिटी को फोस्टर करने के लिए आपको जो भी एलिमेंट्स चाहिए ना,
आप उनको चुपचाप यहां पर मेंशन कर दो और देख लो कि क्या ये उस समय हो रहा है, क्या ये उस समय हो रहा है। ठीक है, जैसे कि अगर हमें सोशल इक्वलिटी और रिलीजियस टॉलरेंस को एक साथ क्लब करना हो, क्योंकि आप बहुत हिस्से बना नहीं सकते इसके, ठीक है, तो अगर आपको यहां पर सोशल इक्वलिटी और कल्चरल टॉलरेंस इन दोनों को क्लब करना हो, तो आप देख सकते हो यहां पे कास्ट सिस्टम को डिनाई किया जाएगा, यहां पे मार्जिनलाइज सेक्शन के लोगों को अपलिफ्ट किया जाएगा। ठीक है, यहां पर विमेन को फ्रीडम दी जाएगी, यहां पर रिलीजियस फ्रीडम दी जाएगी। ये सारे एलिमेंट्स आपको भक्ति और सूफी मूवमेंट के दौरान मिलते हैं। यहां पे मामला केवल भक्ति मूवमेंट का है, तो आप उस पर फोकस कर सकते हो। ठीक है, यहां पे हिंदू मुस्लिम हार्मनी की बात की जाएगी, क्योंकि भक्ति मूवमेंट सूफी मूवमेंट पैरेलल चल गए थे ना। हार्मनी की बात की जाएगी, यहां पे यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात की जाएगी। ठीक है, इन सभी एलिमेंट्स को आप सोशल इक्वलिटी में एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, तो आप इन्हें चुपचाप एक्सप्लेन कर दो अपने बॉडी पार्ट में कि कैसे सोशल इक्वलिटी को ये इंश्योर कर रहे हैं, कास्ट सिस्टम को डिनाई करते हैं। कबीर एक वीवर की कास्ट से आ रहे हैं, वो कह रहे हैं जाति न पूछो साधु की, पूछो लीजिए ज्ञान। ठीक है, पैरेलली वी कैन सी अदर एलिमेंट्स एज वेल, जिनके ऊपर अभी हम लोग बात करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दीज थिंग्स। ठीक है, जैसे कि विमेन का इंक्लूजन हो रहा है, मीराबाई की एंट्री हम यहाँ पे देख रहे हैं। मार्जिनलाइज सेक्शन के लोगों को अब ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है। गुरु जो रविदास हैं वो एक कॉबलर कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हैं ना। यहाँ पे यूनिवर्सल ब्रदरहुड का जो कॉन्सेप्ट है वो आ रहा है। गुरु नानक जो हैं वो सिखिज्म के फाउंडर हैं, वो सभी लोगों की इक्वलिटी की बात कर रहे हैं। हम हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में हार्मनी देखने को मिलते हैं। कबीर जो हिंदू और मुस्लिम हैं दोनों के द्वारा रेवर किए जाते हैं, दोनों ही लोग उन्हें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। हमें यहाँ पे सिंक्रेटिक प्रैक्टिसेस देखने को मिलती हैं, जहां पर भक्ति मूवमेंट जो है वो डिफरेंट रिलीजन के एलिमेंट्स को अपने आप में मिक्स कर लेता है। आप संत जो नामदेव हैं, वैष्णवीट पोएट हैं महाराष्ट्र के, वो दोनों ही एलिमेंट्स को हिंदुज्म के और सिखिज्म के इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करते हैं। इनफैक्ट अगर आप गुरु नानक देव जी को देखो तो वो अलग अलग ट्रेडिशन से जो वर्सेस हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब में आने वाले समय में उसका इनकॉर्पोरेशन आप देख ही सकते हो। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिल जाती हैं। फिर आपको यहाँ पर देखिए लिटरेरी कंट्रीब्यूशन की जब बात होगी तो आप वचनास का जिक्र कर सकते हो। ये प्रोज पोएम है, कन्नड़ में लिखी गई हैं। ठीक है, बसावा लिंगायत सेक्ट से बिलोंग करते हैं। उन्होंने कई सारे जो वचन हैं उनको, वाचनास है, उनको फाउंड किया है। हम यहाँ पे अभंगास की बात कर सकते हैं जो मराठी में लिखे गए ट्रेडिशनल हाइम्स हैं। हम यहाँ पे भजन और कीर्तन की बात कर सकते हैं। जो डिवोशनल सॉन्ग्स हैं गॉड के लिए, इन्हें तुलसीदास जी ने कंपोज किया है। रामचरितमानस में भी इसको मतलब उनके एपिक में हम देखते हैं जो कि अवधि में लिखा गया है। नाउ पद की बात कर सकते हैं। पद डिवोशनल पोएम्स और सॉन्ग्स हैं। अलवर और नैनार सेंट इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अंदल एक अलवर सेंट है जो कि तिरुप्पवी लिखते हैं। वो 30 हाइम्स तमिल में लिखा गया है जो भगवान विष्णु को डेडिकेटेड है। दोहा हमें देखने को मिलता है ना, तो कबीर के दोहास बहुत ही ज्यादा फेमस हैं। ठीक है, सिख स्क्रिप्चर्स में हमें देखने को मिलता है कई सारे हाइम्स हैं, वर्सेस हैं, गुरबानी है जो कि अलग अलग कल्चर से आती है। वहां पर हम देखते हैं कि कबीर, नामदेव और रविदास के भी जो वर्सेस हैं उनको इनकॉर्पोरेट किया गया है। तो भक्ति मूवमेंट ने मिडिल इंडिया को रिवोल्यूशनाइज किया। वहां पे ना केवल लिटरेरी कंट्रीब्यूशन देखा गया बल्कि सोशल स्ट्रक्चर में भी एक बड़ा बदलाव देखा गया, जो एक ट्रांजिशन फेज का काम करता है इंडिया के सोशल और कल्चरल स्ट्रक्चर में। आप ऐसे करके इसको कंक्लूड कर सकते हो। इसके बाद हम आगे बढ़ सकते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जहां पर आप क्लासिकल इंडियन डांस फॉर्म के बारे में बात कर सकते हो और आपको ये बताना है कि ये कैसे कल्चरल और रिलीजियस इथोस को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, जहां से ये ओरिजिनेट होते हैं। सबसे पहले तो आप क्लासिकल डांस के बारे में एक इंट्रोडक्शन दे दो। आप बता दो कि यहाँ पे जो संगीत नाटक अकादमी है वो किस तरीके के डांस फॉर्म को एक्सेप्ट करता है। वी कैन सी कि संगीत नाटक अकादमी 8 डांसेस को क्लासिकल डांस में इनकॉर्पोरेट करने की बात करता है। सभी के नाम आपको नहीं लिखने हैं, यहाँ भले इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है, वहां मींस के एग्जाम में आप ऐसे नहीं लिख पाओगे, मतलब ऐसे नाम लिखोगे तो खत्म हो जाएगा। आप इसको बाद में एग्जांपल्स में इस्तेमाल कर लो तो इनका नाम वहां पे मेंशन भी हो जाएगा और कंटेंट का रिपीटिशन नहीं होगा। ठीक है, तो क्लासिकल डांस फॉर्म
इंडिया के, या आप उसको बता दो कि हाँ इनका जो ओरिजिन पॉइंट है वो हम मानते हैं कि भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है वहां से इनका ओरिजिन माना जाता है, और संगीत नाटक अकादमी 8 डांस फॉर्म एक्सेप्ट करता है। बस हो गया, ठीक है। इतना बता देने के बाद आप आ जाओ। वैसे आपको इनका डेवलपमेंट तो बताना ही है ना, तो डेवलपमेंट आपको बताना है। तो अगर आपको डेवलपमेंट बताना है क्लासिकल डांसेस का, तो आप एंशिएंट, मेडवल और मॉडर्न पीरियड में जाके बता दो कि एंशिएंट पीरियड में भरत मुनि के, तो फिर आप इसको इंट्रोडक्शन में मत मेंशन करो, आप सीधा इसको बॉडी पार्ट पे लेकर आओ कि आप इंट्रोडक्शन में भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के साथ इसके ओरिजिन की बात कर लो, जहां पे भरतनाट्यम का हम ओरिजिन देखते हैं भगवान शिव के तांडव डांस के साथ। माना जाता है कि वो एक जो कॉस्मिक डांस है उसके साथ डांस की शुरुआत होती है, और ऐसा नाट्य शास्त्र में मेंशन किया गया है। बाद में हमें इनको अलग अलग जो डायनेस्टीज हैं उनको पैट्रोनेज में ये और ज्यादा इवॉल्व होते हैं। चोलास भरतनाट्यम को प्रमोट करते हैं, ठीक है। फिर 20th सेंचुरी में कई सारे जो क्लासिकल डांस फॉर्म हैं उनको रिवाइव किया जाता है। रुक्मिणी देवी अरुंडेल रिवाइव करती हैं भरतनाट्यम को, और जो उदय शंकर हैं वो मॉडर्न इंडियन डांस को रिवाइव करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। अब आप इसके सिग्निफिकेंस पे आ जाओ कि ये ट्रेडिशन को प्रिजर्व करता है, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन बिल्ड करता है। एट द सेम टाइम भरतनाट्यम तमिलनाडु के डिवोशनल प्रैक्टिस को बताता है। क्योंकि देखो ये पूछ रहे हैं कि वो कहां, जहां से वो ओरिजिनेट होते हैं वहां की कल्चरल इथोस को कैसे एक्सप्लेन करते हैं। तो आप स्पेसिफिक हो सकते हो कि भरतनाट्यम जो तमिलनाडु में है वो उनकी डिवोशनल प्रैक्टिस को पोर्ट्रे कर रहा है। कथक नॉर्थ इंडिया में मुगल इन्फ्लुएंस के साथ वहां की प्रैक्टिसेस को यहाँ पे पोर्ट्रे कर रहा है। ओडिसी उड़ीसा में जगन्नाथ कल्ट को एक्सप्लेन करता है, ठीक है। कथकली केरला का जो रिचुअलिस्टिक ट्रेडिशन है उसकी बात कर रहा है, ठीक है। मणिपुरी डांस वैष्णविज्म जो मणिपुर में है उसके बारे में बात करता है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के थिएटिकल ट्रेडिशन के बारे में एक्सप्लेनेशन देता है। तो आप इन डांस फॉर्म का जो वहां पर जहां से ये ओरिजिनेट हो रहे हैं वहां पर जो इनका एक ओरिजिन है उसके बारे में बात कर लो, और फिर फाइनली आप इसको कंक्लूड कर सकते हो कि जो क्लासिकल इंडियन डांस फॉर्म है वो इंडिया के रिच कल्चर और हेरिटेज को पोर्ट्रे करते हैं। तो इस तरीके से आप अपने आंसर को फ्रेम कर सकते हो। कंटेंट की कमी नहीं है, आपको फोकस करना है आपकी फ्रेमिंग के ऊपर। मामला फिर से वहीं आता है, आइडेंटिफाई करिए अपने क्वेश्चन की सेंट्रल थीम को, उस पर इंट्रोडक्शन बनाइए, बॉडी पार्ट में अपने एलिमेंट्स को डिवाइड करिए, डायमेंशंस पकड़िए, पॉइंटर्स मेंशन करके एग्जांपल देकर सीधा कंक्लूजन पे लैंड करिए। इसी के साथ अपने आज के सेशन को समाप्त करते हैं विद द होप कि आपको एक आइडिया लगा इन क्वेश्चंस को फ्रेम करने के तरीके को लेकर। मिलेंगे आपसे एक और सेशन में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को अलविदा और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।